Hello students, you are most welcome in physics in easy way। बच्चों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो इस समय हम भौतिक राशि की विमा एवं विमीय सूत्र को बता रहे हैं। तो भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम लिख चुके हैं कि किसी भौतिक राशि को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए उन मात्रकों के संकेतों पर घातांक लगाकर यदि भौतिक राशि को व्यक्त किया जाए तो इस तरह से बना हुआ सूत्र जो होता है वो भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। इसके पहले हम बल, कार्य, चाल, इन सब भौतिक राशि की विमाएं एवं विमीय सूत्र को निकालकर आप लोगों के सामने रखा था। आज हम उसी विमीय सूत्र से संबंधित एक लगा हुआ टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भौतिक राशि के विमीय सूत्र का उपयोग। भौतिक राशि के विमीय सूत्र का उपयोग। तो भौतिक राशि के विमीय सूत्र का उपयोग। तो सबसे पहला इसका उपयोग है किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल। किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल। ये इसका पहला उपयोग। तो पद्धति कोई भी हो, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र एक ही होता है। जैसे यदि कोई भौतिक राशि है उसका विमीय सूत्र हम द्रव्यमान के संकेत m, लंबाई के संकेत l, समय के संकेत t। द्रव्यमान के संकेत m, लंबाई के संकेत l और समय के संकेत t के रूप में लिखते हैं। तो मान लेते हैं वो भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। m पे पावर a है, l पे पावर b है और t पे पावर c। एक भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र इस तरह से है। तो इस विमीय सूत्र के घातांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो पद्धति कुछ भी हो। संकेत m, l और t जो होते हैं वो बदले जा सकते हैं, क्योंकि एक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक कुछ और होता है और दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक कुछ और होता है। तो द्रव्यमान के संकेत को अगर मात्रक परिवर्तनशील है तो संकेत में कुछ और सफिक्स लगाकर उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो एक पद्धति में, किसी एक पद्धति में यदि द्रव्यमान के संकेत को m लिख रहे हैं तो उसको m1 लिख देंगे और लंबाई के संकेत को l लिख रहे हैं तो उसको l1 लिख देंगे और समय के संकेत को t लिख रहे हैं तो उसको t1 लिख देंगे। एक सफिक्स लगा करके एक पद्धति के संकेत को दूसरे पद्धति के संकेत से अलग कर रहे हैं। दूसरी पद्धति में हम उसी को लिखेंगे m2 पे पावर a। हमने कहा कि घातांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विमीय सूत्र वही होता है। तो m2 पे पावर a, l2 पे पावर b और t2 पे पावर c। ये हमारा एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र है। ये दूसरी पद्धति में
उसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र है। यहां पर हम अगर उस भौतिक राशि का आंकिक मान n1 है तो n1 लिखते हैं, और दूसरी पद्धति में मान लेते हैं उसी भौतिक राशि का आंकिक मान n2 है, तो n2 लिख देते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। n1 उस भौतिक राशि का विमेय सूत्र एक पद्धति में, इंटू n2 उसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र दूसरी पद्धति में। और स्वाभाविक सी बात है कि जब हम पद्धति को बदलते हैं तो आंकिक मान बदल जाते हैं। तो एक पद्धति में आंकिक मान n1 है और दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 है। अब इसी फार्मूले के हिसाब से एक पद्धति में भौतिक राशि के मान को दूसरी पद्धति में भौतिक राशि के मान में परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहां से हमको n1 अगर मालूम हो तो n2 निकाल सकते हैं, और n2 निकाल करके हम दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। तो यहां से हम लिखते हैं n2 बराबर n1 m1 पे पावर a, l1 पे पावर b और t1 पे पावर c बटा m2 पे पावर a, l2 पे पावर b और t2 पे पावर c। ये हमारा इस तरह से हो जाता है। भौतिक राशि के दोनों ही मात्रकों में विमेय सूत्र एक जगह हो गए। ये दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान है, ये पहली पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान है। तो ये फार्मूला हमारा बन के आता है। तो यहाँ से हम लिखते हैं थोड़ा सा और सुधार के, n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 के पावर a इंटू l1 बाई l2 के पावर b इंटू t1 बाई t2 के पावर c। ये हमारा फार्मूला होता है किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए। अब इस फार्मूले का उपयोग करते हैं किसी भौतिक राशि के मान में परिवर्तन करने के लिए। तो जैसे अगर भौतिक राशि गुरुत्वीय त्वरण है, मान लेते हैं भौतिक राशि क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। इस भौतिक राशि गुरुत्वीय त्वरण का MKS पद्धति में हम मान जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हम जानते हैं MKS पद्धति में, MKS पद्धति में। यहाँ पर n1 इक्वल टू हो जाता है 9.8। भौतिक राशि G के मात्रक की जगह उसका हम विमेय सूत्र लिखना चाहेंगे, तो एक पद्धति में हो जाता है n1 यानी 9.8 गुणे मीटर L T माइनस 2। ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण का विमेय सूत्र है। यहाँ पर इस विमेय सूत्र में हम देख रहे हैं m नहीं है, L और T है। तो m अगर नहीं है तो उसको जोड़ सकते हैं 9.8 गुणे m पे पावर 0, L पे पावर 1, T पे पावर माइनस 2। ये हमारा किसी MKS पद्धति में है। अब CGS पद्धति में हमको निकालना है। अब हम बता दिए कि इस फार्मूले में यहां से A इक्वल टू हो गया 0, B इक्वल टू हो गया 1 और C इक्वल टू हो गया माइनस 2। तो इस फार्मूले में हम रखेंगे n2 इक्वल टू n1 का मान 9.8 इंटू m1 के पावर m1 बाई m2 के पावर a की जगह 0 इंटू l1 बाई l2 के पावर 1 और t1 बाई t2 के पावर माइनस 2। अब ये m1 संकेत है द्रव्यमान का, m संकेत है द्रव्यमान का। अगर 1 लगा हुआ है तो m संकेत होगा द्रव्यमान का किस पद्धति में, पहली पद्धति में। और पहली पद्धति कौन सी है, MKS पद्धति। तो
m1 की जगह हम लिखेंगे किलोग्राम, और m2 द्रव्यमान का संकेत है दूसरी पद्धति में। तो दूसरी पद्धति में जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रा ग्राम होता है, क्योंकि वो पद्धति कौन सी है, CGS पद्धति है। तो MKS पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसको हम CGS पद्धति में बदलना चाहेंगे। तो CGS पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में लिखते हैं, तो m2 की जगह ग्राम हो जाएगा और m1 की जगह किलोग्राम हो जाएगा। इसी तरह से MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में लिखते हैं, तो L1 की जगह मीटर हो जाएगा, और CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो L2 की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा। और T1 MKS पद्धति में भी सेकंड होता है और T2 MKS पद्धति में भी सेकंड होता है। तो यहां से हम लिखते हैं M2 इक्वल टू 9.1 इंटू M1 किग्रा बटे ग्राम पे पावर A इंटू मीटर बाई सेमी पे पावर, सॉरी किग्रा ये 0, A की जगह क्या लिखेंगे 0, और B की जगह क्या लिखेंगे 1, और C की जगह सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर कितना माइनस। तो यहां से हमारा जाता है M2 इक्वल टू 9.8 इंटू किग्रा को ग्राम में बदलना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो लिखेंगे 1000 ग्राम बटे ग्राम पे पावर 0। यहां से लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर पे पावर 1, और सेकंड बाई सेकंड कट गया 1 हो गया, और 1 पे पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा। तो यहां से हमारा जाता है N2 इक्वल टू 9.1 इंटू, ये कोई भी हो इसके पावर 0 है तो इसका मतलब 1 हो जाता है। किसी संख्या के पावर 0 तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ से हो गया 1 इंटू, यहाँ से 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, बचा क्या, ये ग्राम ग्राम से कट गया, 1000 बचा, और 1000 में पावर 0 का मतलब 1 हो गया। यहाँ से बचा 100 सेंटीमीटर और वहां से 1 हो गया। तो लिखते हैं N2 इक्वल टू 9.8 गुणे 100, और क्या हो जाता है 980। N2 का मान आएगा 980। तो आप लिखे हैं MKS पद्धति में N1 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS में लिखेंगे उसको CGS में यहाँ लिखेंगे 980, और यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप MKS पद्धति से CGS पद्धति में इस गुरुत्व त्वरण G के मान को बदल लिए। तो आप सबसे पहले किसी भौतिक राशि में A, B और C, जैसे ये फॉर्मूला बना है, द्विमीय सूत्र है, इसमें A, B, C की जगह क्या होगा उसको निकालेंगे। जैसे अगर हम कार्य निकालते हैं तो कार्य का द्विमीय सूत्र क्या लिखते हैं, ML2T - 2। A की जगह क्या हो गया, A की जगह हो गया यहाँ से 1, B की जगह हो गया 2 और C की जगह हो गया -2। अब जो है इस फार्मूले में A की जगह 1, B की जगह 2 और C की जगह -2 लिखा। MKS पद्धति में M द्रव्यमान है तो यहाँ किलोग्राम लिखेंगे, CGS पद्धति में M द्रव्यमान है तो यहाँ ग्राम लिखेंगे। MKS पद्धति में लंबाई मीटर है तो मीटर लिखेंगे, CGS पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। MKS पद्धति में समय सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे, CGS पद्धति में भी समय सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे। तो इस तरह से लिख करके ये पावर 1, 2, 3 लगाते जाएंगे और अंत में आपका N2 का मान मिल के आएगा। और N2 का मान जब मिल गया तो N2 वही लिख करके यहाँ मात्रक लिख देंगे। क्या MKS पद्धति में जूल जो था वो CGS पद्धति में क्या जाता है, अर्घ आ जाता है। तो इस तरह से आप किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए भौतिक राशि के विमेय सूत्र का उपयोग करते हैं। दूसरा जो उपयोग है वो है किसी समीकरण के संतुलन की जांच करना। तो आते हैं हम दूसरे उपयोग में। दूसरा उपयोग क्या, भौतिक किसी समीकरण
के संतुलन की जांच करना, ये विमीय सूत्र का दूसरा उपयोग है। तो जैसे हम एक समीकरण लेते हैं, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये समीकरण संतुलित है कि नहीं ये देखेंगे और उसी के साथ हम देख लेंगे कि ये सही है कि नहीं। अगर असंतुलित है तो गलत होगा, संतुलित है तो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन संतुलित उसको कह सकते हैं। तो इस समीकरण के संतुलन की जांच के लिए इसमें जितने भी पद जोड़े गए हैं उन पदों का विमीय सूत्र निकालते हैं, या इसमें जितने भी पद होते हैं उन पदों का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो जैसे इस समीकरण में 3 पद हैं, एक है यस, दूसरा है यूटी और तीसरा है हाफ ए टी स्क्वायर। तो बराबर और इक्वल, बराबर और धन के रूप में, ऋण के रूप में जितने भी पद एक दूसरे से संबंधित हैं उन पदों का हम विमीय सूत्र निकालते हैं। यदि सभी पदों का विमीय सूत्र एक समान हो जाता है तो हम कहते हैं समीकरण संतुलित है, और यदि किसी भी एक पद का विमीय सूत्र अगले पद के विमीय सूत्र से या दूसरे पद के विमीय सूत्र से अलग निकलता है तो हम कहते हैं समीकरण असंतुलित है। तो इसमें 3 पद है, प्रथम पद यस, तो यस का विमीय सूत्र निकालेंगे। आप इस समीकरण को अगर पढ़े होंगे तो जानते हो कि ये दूरी है, गति का द्वितीय समीकरण दूरी, और यह जो दूरी है यहाँ एस दूरी है, या इसको हम लंबाई कह सकते हैं। तो लंबाई का विमीय सूत्र होता है केवल यह। एक चीज और, मूल राशि जो होती है उनकी विमाएं 1 होती है, यानी उनके संकेत पर केवल घातांक 1 लगते हैं। जैसे लंबाई एक भौतिक राशि है, मूल राशि है, तो उसकी विमा 1 होगी और उसके संकेत पर 1 पाव लग जाएगा। तो लंबाई का विमीय सूत्र हो गया L1। आगे यू टी दूसरा पद, ये पहला पद था, ये दूसरा पद, यू टी का विमीय सूत्र। तो यू यहां पर है प्रारंभिक वेग, यानी वेग है, तो हम लिखेंगे u का विमीय सूत्र मल्टीप्लाई समय का विमीय सूत्र, समय का विमीय सूत्र। तो u क्या है, प्रारंभिक वेग, यानी वेग का विमीय सूत्र, और वेग का विमीय सूत्र होता है गुणे समय का विमीय सूत्र। तो वेग का विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस 1, L1 t माइनस 1, और समय का विमीय सूत्र होता है T1, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो L1 तो बचा रहेगा, T माइनस 1 और T प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा L1। तो दूसरे पद का विमीय सूत्र भी क्या आ गया, L1 आ गया। प्रथम पद का विमीय सूत्र L1, द्वितीय पद का विमीय सूत्र L1। अब तीसरा पद जो होता है हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर का विमीय सूत्र। तो यहाँ पर अगर कोई भौतिक राशि है या कोई पद है उसमें किसी संख्या से गुणा है तो विमीय सूत्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब लिखेंगे ए का विमीय सूत्र, और ए को क्या है, त्वरण का विमीय सूत्र मल्टीप्लाई समय का विमीय सूत्र का होल स्क्वायर। तो त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस 2, L1 t माइनस 2, और समय का विमीय सूत्र होता है T1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाता है एल टी माइनस 2, L1 t माइनस 2 इंटू टी प्लस 2। अब ये t माइनस 2 t प्लस 2 कट जाते हैं, क्या बच जाता है, केवल L1। तो ये तीसरे पद का विमीय सूत्र हो गया, यानी पहले पद का विमीय सूत्र भी L1 है, दूसरे पद का विमीय सूत्र भी L1 है, और तीसरे पद का विमीय सूत्र भी L1 है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पद के विमीय सूत्र समान है, अतः यह समीकरण क्या है, संतुलित है। तो लिखेंगे चूंकि तीनों पद का विमीय सूत्र समान है, अतः
समीकरण क्या है, संतुलित है। तो इस तरह से हम किसी भौतिक समीकरण के संतुलन की जांच बीमी सूत्र के आधार पर कर सकते हैं। अगला जो हमारा उपयोग है वो है तीसरा, किसी समीकरण या किसी फार्मूले में किसी समीकरण में नियतांक के बीमी सूत्र को प्राप्त करना। यानी कोई समीकरण दिया हो, कोई फार्मूला दिया हो, उसमें कोई कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का बीमी सूत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। किससे? बीमी सूत्र के उपयोग से। तो जैसे हम लिखते हैं, एक इक्वेशन हमारा है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर m1 है द्रव्यमान, m2 है द्रव्यमान, r है दूरी और g है नियतांक और f है बल। तो हमको यहाँ से g नियतांक का बीमी सूत्र निकालना है। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं सबका बीमी सूत्र रखेंगे, g को छोड़ देंगे। तो लिखेंगे प्रत्येक भौतिक राशि का बीमी सूत्र लिखने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे f का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, m1L1T-2। ये f का बीमी सूत्र इक्वल टू g को निकालना है, जी वैसे रख दीजिए। ये है द्रव्यमान m1, इसको आप लिखते हैं m1। द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान का संकेत, और द्रव्यमान एक मूल राशि है तो उसकी बीमा 1 होती है, तो m पर उसका बीमा लगा दिए 1, फिर इंटू m1 बाई आर स्क्वायर दूरी, और दूरी को क्या लिखते हैं, लंबाई से लिखते हैं। तो लंबाई को लिखते हैं L1 का स्क्वायर। अब आपको चाहिए जी का बीमी सूत्र, तो जी को एक तरफ छोड़िए, सारी को ट्रांसफर ले आइए। क्या हो जाता है, जी का बीमी सूत्र बराबर M1L1T-2, M1L1T-2। ये L चला गया गुणा करने, L1 हो गया, और L1 का स्क्वायर, सॉरी L1 का स्क्वायर, और ये M1 M2 कहाँ गया, भाग देने, M1 M1 ये भाग दे दिया। तो अंत में आपका बन के आता है जी का बीमी सूत्र M स्क्वायर हो गया, तो M-1 L क्यूब और T-2, M-1 L क्यूब और T-2, ये हमारा हो गया जी का बीमी सूत्र, जी का बीमी सूत्र। तो इस तरह से किसी भी भौतिक समीकरण में अगर कोई कांस्टेंट हो तो, और वो समीकरण केवल और केवल गुणांकों पर निर्भर हो, तो ऐसी स्थिति में हम किसी कांस्टेंट का बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये हम भौतिक राशियों के बीमी सूत्र का उपयोग देखे। पहला उपयोग देखा हमने कि किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं। दूसरा हमने देखा कि किसी समीकरण के संतुलन की जांच कैसे कर लेते हैं। और तीसरा हमने देखा कि यदि किसी समीकरण में कोई नियतांक है तो उस नियतांक का बीमी सूत्र कैसे ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा भौतिक राशि के बीमी सूत्र का उपयोग रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करेंगे। और यदि हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आगे आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप हमारे साथ पूरी तन्मयता के साथ लगे रहिए और आपके फिजिक्स की तैयारी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। शर्त यह है कि हमारे वीडियो क्लिप को लगातार देखते रहें। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।